हाँ तो बच्चों, सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और इससे पहले हम लोग ने जो बातें शुरू की थी दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लोग बात कर रहे थे। तो फ्लक्स, अगर सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि व्हाट इज द फ्लक्स, तो फ्लक्स जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो किसी जब एरिया से होकर गुजरती हैं तो उस एरिया से कितनी बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं इसको एक नंबर से बताने वाली क्वांटिटी होती है फ्लक्स। तो काफ़ी भाषा इसमें एनसीईआरटी ने लिखी है और हम लोगों ने उसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास भी किया इससे पहले के वीडियो में। अभी मैं आपको थोड़ा सा उन सब चीज़ों को समराइज़ करके एक जगह पे बता देता हूँ, तब फिर हम लोग अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं आज की। जरा देखिए फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा है। मान लीजिए कि ये जो लाइनें हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ठीक है। चार्जों से निकलने वाली जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन है वो ये है। अब ये कहीं से गुजर रही है। हमने क्या किया, इनके रास्ते में एक एरिया बना दिया। हमने इनके रास्ते में एक एरिया बना दिया कुछ इस तरह से। ये हमारा एरिया है, ये आप देख रहे हो एरिया है। तो एरिया है, इसका अपना एक सरफेस है, तो ये एरिया है, ये इसका सतह है, ठीक है। ये इसकी सतह है और इसकी बाउंड्री आपने वाइट से दिखाई, इस तरह का कुछ है। और आप देख रहे हो कि जो लाइनें हैं वो इसको पार करके जा रही हैं, लाइनें इस एरिया से होकर के गुजर रही हैं। अब हम यहाँ पर एक काम और करेंगे और वो ये होगा कि हम इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। आप इस एरिया के एक बिंदु पर लीजिए और एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए जिसको कि हम एन कैप कहेंगे। तो अगर हमारा एरिया ds है तो हम ये लिखेंगे कि ds एन कैप। अब देखो ds मैग्नीट्यूड है, एन कैप डायरेक्शन है, तो इसकी वजह से हम ds वेक्टर लिख सकते हैं। यानी कि गॉस की सलाह के अनुसार हम यहाँ पर एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। ऐसा मानने से आप काफ़ी सारी सुविधाओं को उठाना शुरू कर दोगे वेक्टर कैलकुलस की। तो एरिया को हमने एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह से लिया है और कहा है कि वेक्टर क्वांटिटी में दिशा होती है, तो एरिया की दिशा इसके नॉर्मल एन कैप से रिप्रेजेंट हो रही है। अब ऐसी स्थिति में देखें कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और जो एन कैप है ये दोनों एक ही दिशा में है। यानी कि ई कैप, ई पैरेलल है ds के। आपने कहा ds क्यों लिखा आपने, क्योंकि ds की दिशा एन कैप है, तो अगर एन कैप के कुछ पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वो ds के पैरेलल है। एक तो ये स्थिति है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितनी लाइनें गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5। तो इस समय इस एरिया से 5 लाइनें होकर गुजर रही हैं। अब क्या करेंगे, अब आप सोचिए कि आपने अपने इस एरिया को घुमा दिया। घुमाने की वजह से ये यहाँ से तिरछा हो गया, इसी में हम बनाए दे रहे हैं, ये यहाँ से तिरछा हो गया। अब तिरछा होने से ये ऊपर वाली लाइन इससे हट गई और नीचे वाली लाइन इससे हट गई। तिरछा हो गया ना, तो इससे लाइनों की संख्या जो गुजर रही थी लाइनें, अब वो घट गई। पहले 5 थी, अब सिर्फ 3 गुजर रही हैं। और नॉर्मल के साथ देखो, नॉर्मल जो पहले ई के साथ बिल्कुल 0 डिग्री पे था, अब ये नॉर्मल भी एरिया के साथ ऐसे आ गया। भाई अब आपका जो एरिया है, अब मैं इस एरिया को दूसरे रंग से बना देता हूँ। ये हमारा एरिया है, इसको मैं क्या दिखा रहा हूँ, जो एरिया था अब वो क्या हुआ, घूम गया। अब उसको आपने 1 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने से उसका जो n था, n भी उसी हिसाब से रोटेट कर गया। तो अब n और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, अब देखो n और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन गया। और जहां पहले 5 लाइनें गुजर रही थी, यहाँ पर पहले स्थिति में 5 लाइनें गुजर रही थी, अब इस स्थिति में यहाँ से 3 लाइनें गुजर रही हैं जब आपने एरिया को घुमा दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरिया के रोटेट होने से, एरिया के ट्विस्ट होने, अब एक अपने एक्सिस पर थोड़ा सा वो जब वो रोटेट कर गया तो नंबर ऑफ लाइनें जो गुजर रही थी वो घट गई। अब एक स्थिति और देखें, एक स्थिति और आप देखिए कि फिर से बनाते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस थी, ये हमारी इलेक्ट्रिक जो लाइनें हैं,
और हम यहाँ पर जो एरिया है वो ऐसे दिखा रहे हैं। हमारा एरिया फ्लैट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा एरिया है इस तरह से। तो अगर हमारा एरिया इस तरह से है और हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस तरह से n कैप। अब बच्चों आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और नॉर्मल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन चुका है? 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। क्या कोई लाइन इस समय पार होकर के जा रही है इस एरिया से? तो जवाब है नहीं जा रही है, क्योंकि एरिया भी लाइनों की दिशा में उसकी सतह आ चुकी है। तो हम कह रहे हैं कि ये स्थिति है जहाँ पर E और जो ds है, चूंकि n कैप ds की दिशा को दिखा रहा है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर होने पर थीटा कितना हो जाता है? 90 डिग्री, और कोई लाइनें नहीं जा रही है। तो अब यहाँ पर आप जो नंबर ऑफ लाइंस एरिया से गुजरने वाली बात कर रहे थे, इसी को हम फ्लक्स कहना शुरू कर देंगे। और फ्लक्स इलेक्ट्रिक है तो E लिख देंगे और इसकी परिभाषा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बात हो रही तो E और एरिया जो है आपका ds और उनके बीच एक एंगल की बात करेंगे कॉस थीटा। आप कहोगे कॉस थीटा ही क्यों, साइन थीटा क्यों नहीं? क्योंकि हमने देखा है कि जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, जैसा कि ऊपर वाले केस में था, पहले वाली स्थिति में थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो लाइनें जो होती हैं गुजरने वाली वो मैक्सिमम होती है, वो लाइनें 0 नहीं होती हैं। तो साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर थीटा 0 हो जाए तो साइन भी आपका 0 हो जाता है, लेकिन कॉस एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर थीटा 0 हो जाए तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 होती है। तो इसका मतलब है कि हमें कॉस को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हमने कॉस को डाल दिया, तो हमने देखा कि जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम होता है E ds के बराबर। अगर हम इसको इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको मालूम है कि अगर कहीं वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो ab cos थीटा। तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लक्स की परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर E ले लिया जाए, वेक्टर ds ले लिया जाए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लिख दें तो इसको भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं, कहेंगे ही। देखो यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो आपके पास आएगा मॉड ऑफ E इंटू मॉड ऑफ ds इंटू कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हो E और ds को आप लिख सकते हो मॉड ऑफ n कैप ds और लिखोगे कॉस थीटा। ds तो बाहर निकल आएगा तो E हो जाएगा, ds हो जाएगा, मॉड ऑफ n कैप हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। मॉड ऑफ n कैप मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस तरह से आपके पास परिभाषा आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E ds कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम इस परिभाषा को देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, इसको हम बस आज रिवाइज कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर होती है कि एरिया को इस तरह से आप मान रहे हो, उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत दिशा में आप उसका नॉर्मल मानते हो। अच्छा मान लो आपके पास एक सरफेस है जो गोल है, एक गोला है। ठीक है भाइयों, एक गोले की हम बात करें, ये हमारे पास एक गोला है। तो सवाल आता है कि इस पे हम क्या कर सकते हैं? तो हम कहेंगे भैया इस पे आप एक इस तरह का एरिया मान सकते हैं। आपने इस तरह का एक एरिया मान लिया। अब आप क्या कर सकते हो, एरिया का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। आपने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आप नीचे की तरफ परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते? परपेंडिकुलर का तो मतलब सरफेस से 90 डिग्री पर किसी डायरेक्शन को होना है। तो हम ये कहेंगे कि हम एक परिपाटी का यूज करेंगे, हम एक
कन्वेंशन यूज करेंगे जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम ये मानेंगे कि अगर हमने कोई बंद परिपथ लिया, जैसे गोला है, बंद परिपथ चारों तरफ से घेरे हुए है किसी वॉल्यूम को, तो इस पे जब हम सरफेस एरिया कोई भी छोटा सा सरफेस मानेंगे, मान लो हमने डेल्टा एस माना यहाँ पर, तो जो डेल्टा एस आपने माना है इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम एक परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे कि बाहर की तरफ, ऊपर मतलब इसी को हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ हम इस दिशा को बनाएंगे। ये हमने एक कन्वेंशन अपने लिए सोच रखा है और हमेशा हम इस नियम का पालन करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। आइए आते हैं अपने जो भाषा थी वहाँ पर, यहाँ तक लिख लिया था हम लोगों ने। ये देखो, ये फ्लक्स की परिभाषा हमारे सामने निकल के आई है। एक मिनट, ये फ्लक्स की परिभाषा हमारे सामने निकल आई है। ये है परिभाषा, जैसा कि मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डेल्टा एस था, तो जहां मैंने आपको डेल्टा ds लिखा है आप वहां पर डेल्टा s माने, जैसा कि एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पर दिखाया है। तो E डेल्टा s cos थीटा ये हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर लिखा है, बंद पृष्ठ के लिए थीटा क्षेत्र अवयव पर बहिर्मुखी अभिलंब तथा E के बीच का कोण है। तो बहिर्मुखी अभिलंब का मतलब है कि जो सतह है हमारी, उससे बाहर की तरफ हम अपनी डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन को मानेंगे। ध्यान दीजिए, हम व्यंजक E डेल्टा s पर दो ढंग से विचार कर सकते हैं। एक E डेल्टा s cos थीटा अर्थात E क्षेत्र पर अभिलंब के प्रक्षेप का E गुना, या E परपेंडिकुलर ds अर्थात क्षेत्र अवयव पर अभिलंब के अनुदिश E का अवयव गुना। ये क्या कह रहे हैं, इसको जरा समझो। इसको हम जरा अलग से समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जरा समझने का प्रयास करें। हमने कहा है कि मान लो हमारे पास इस तरह का सरफेस है, ये हमारी सरफेस है जिसका अपना एक नॉर्मल है n, ठीक है, ये नॉर्मल है, और यहाँ से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइनें हैं वो इस तरह से हैं। ये हैं इलेक्ट्रिक लाइनें जो यहाँ से गुजर रही हैं। तो ये है आपका E, और E और n के बीच में एंगल बना है थीटा। ठीक है, अब आप दो तरह से यहाँ सोच सकते हो। आप n का प्रोजेक्शन इस पे लो, तो n मतलब क्या हुआ, n का मतलब है यहाँ वेक्टर ds आप मान सकते हो। ये ds है एरिया, ये पूरा एरिया ds है और उसका n कैप है, तो इसको आप करो तो ये ऐसा है। एक वेक्टर ये है जिस वेक्टर का नाम है ds कैप वेक्टर, एक वेक्टर ये है जिसका नाम है वेक्टर E, और ये है हमारा थीटा। अब हम या तो ऐसे कहें कि ds का प्रक्षेप यहाँ है, तो अगर ds का प्रक्षेप यहाँ है तो आप इसे लिखोगे ds cos थीटा, मैग्नीट्यूड ले ले दोनों का, मैग्नीट्यूड ले ले दोनों का, तो ये हो जाएगा वेक्टर ds cos थीटा। या अगर आप इस लाइन को रेफरेंस मानो और इसका प्रोजेक्शन इस पे ले लोगे तो ये हो जाएगा E cos थीटा। समझ रहे हो ना। या तो अगर आपके पास इस तरह से वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, तो आप या तो इसका प्रक्षेप इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो, या इन तरह के दो तरह के वेक्टर में इसका प्रक्षेप इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर ऐसा है तो आपके पास ds cos थीटा आएगा या फिर E cos थीटा आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे आपने E है उसमें आपने ds cos थीटा का यूज मल्टीप्लाई किया तो आपके पास E ds cos थीटा आया। अगर आपके पास ds है उसमें आपने E cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो भी इसकी वैल्यू E ds cos थीटा आ जाएगी, और दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में E डॉट ds के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला होगा। तो आखिरी लाइन में पिछले चैप्टर के पिछले पेज की वो यही लिख रहे हैं कि हम दो तरीके से देख सकते हैं। तो चाहे हम चाहे तो हम E डेल्टा ds cos थीटा लें या E परपेंडिकुलर डेल्टा s लें, दोनों ही तरह से हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने अभी तक यहाँ पर समझा है।
अब समीकरण 1.11 का है भैया, ये है जो मेन परिभाषा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो समीकरण 1.1 से प्राप्त विद्युत फ्लक्स की मूल परिभाषा को सैद्धांतिक रूप से किसी दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स को परिकलित करने में उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इस कहने का मतलब है ये हमारा मेन फॉर्मूला होने वाला है। इसके लिए हमें करना होता है कि हम पहले पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफलों या अवयवों में विभाजित करते हैं और फिर प्रत्येक अवयव के लिए फ्लक्स परिकलित करके उन्हें जोड़कर कुल फ्लक्स प्राप्त कर लेते हैं। अतः पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई है और ये फाई की हमारी परिभाषा है। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे देखो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइनें हैं गुजर रही हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइनें हैं जो गुजर रही हैं, और हमने इन इलेक्ट्रिक लाइंस जो गुजर रही हैं इनके परपेंडिकुलर हमने एक एरिया इस तरह का बना दिया। ये है भैया हमारा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। जैसे हमने इस एरिया को छोटे छोटे हिस्से बांट दिया। अब जरा आप देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। जैसे ये एक छोटा सा एरिया है, ऐसे ही ये एक छोटा सा एरिया है, ऐसे ही ये एक छोटा सा एरिया है, हमने अलग अलग लिए। अब हम क्या करें, इनके इससे इस पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाला कितना फ्लक्स है वो निकाल लें। तो वो मान लो डेल्टा फाई है। फिर हमने इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिया, वो भी डेल्टा फाई है। इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिया, वो भी डेल्टा फाई है। इस तरह से हमने बाकी जितने भी एरिया हैं उनसे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, सब डेल्टा फाई आ गया। अब आप क्या करोगे, इन सारे डेल्टा फाई, मान लो ये फाई 1 है, फाई 2 है, फाई 3 है, फाई 4 है, तो आप इनको जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो आप देखो यहाँ पर आपने ये समेशन का निशान लगाया है। सन्निकटन का मतलब यही है कि हम सम कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह के सम का निशान लगा करके टोटल फ्लक्स कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनका कहने का मतलब है किसी एरिया को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उनके उन छोटे छोटे हिस्सों से जितना फ्लक्स गुजर रहा है उनको कैलकुलेट कर लें, फिर उन सबको जोड़ दें, तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ सन्निकटन चिन्ह लगाने का कारण यह है कि हम छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव पर विद्युत क्षेत्र ई को नियत मान रहे हैं। ठीक है, ई तो कांस्टेंट है ही है। गणितीय रूप से यह केवल तभी यथार्थ है जब आप सीमा डेल्टा एस 0 लें तथा समीकरण 1.112 में योग को समाकलन के रूप में व्यक्त कर दें। अब ये कह रहे हैं कि मान लो हमने अपने इस एरिया को जो था और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। हमने पहले इसमें 8 हिस्से किए थे, अब इसमें हम 8,000 8 लाख हिस्से कर दे रहे हैं। इस तरह से बहुत छोटे छोटे हिस्से कर दे रहे हैं। तो जरा से मैं इसको अगर बनाऊं अलग से, कुछ ऐसा है कि पहले हमने इसको जितना छोटा हो सकता है उतने छोटे हिस्सों में ऐसे बांटा और फिर हमने इसको इस तरह से बांट दिया। तो हम अपने एरिया को जितने ज़्यादा संभव हो सके छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इन छोटे छोटे हिस्सों को पहचान भी नहीं पाएंगे। तो जब हम इनको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन ये होंगे, इतने छोटे होंगे कि हम शायद ऐसे ना देख पा रहे, हमको जूम करके देखना पड़ेगा इनको। तो ऐसी स्थिति में आपका जो समेशन का रूल है, सन्निकटन का चिन्ह है, ये समाकलन के चिन्ह में बदल जाता है। दोनों में क्या अंतर है, अगर आप अलग अलग पहचान पा रहे हैं तो आप सन्निकटन का चिन्ह लगाओगे, समेशन का चिन्ह लगाओगे। लेकिन अगर आप अलग अलग नहीं पहचान पा रहे हो तो आपको यहाँ पर समाकलन का चिन्ह इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये हम एक गणितीय सिद्धांत है जो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, चलिए सवाल जब करेंगे तो इनके दांव पेचों को जो इनकी ये है इनको और अच्छे से देखेंगे। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे और हमारा अगला टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो है विद्युत द्विध्रुव या इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों में ही संधि विच्छेद करोगे, अरे क्या लिख दिया,
दोनों का ही संधि विच्छेद करोगे तो वही आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, या हिंदी में कहते हैं वैद्युत इलेक्ट्रिक के लिए वैद्युत, डाइपोल के लिए द्विध्रुव। ये क्या चीज है? देखो, ये विस्तार है अभी तक जो हमने पढ़ा। अभी तक हमने जो पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हम अकेला चार्ज कह रहे हैं कि भैया हमारे पास कहीं प्लस चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से बाहर निकलती हुई आती है, मानी जाती है। कहीं माइनस चार्ज है, उस पे लाइनों को हम इस तरह से उल्टी दिशा में लेते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि चलो हमने अपनी तरफ से एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज को अगल बगल रख दिया, थोड़ी दूरी पर एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रख दिया, तो एक जोड़े के रूप में हमारे पास ये प्लस और माइनस चार्ज मौजूद है। ये जोड़ा हम खुद आपको दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या आप बस ऐसे समझाने के लिए दे रहे हैं कि वास्तव में ऐसी कोई स्थिति होती है? तो हम कहेंगे नहीं भाई, ऐसी स्थिति वास्तव में होती है। इस तरह की स्थिति हम कई सारे चार्ज मॉलिक्यूल में देखते हैं। इस तरह की स्थिति को हम डाइपोल कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, जैसे H2O ले लो, मीथेन H2O है आपका, अल्कोहल हो गए, ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इस विद्युत द्विध्रुव के गुण को रखते हैं अपने पास, और इसकी वजह से इनकी कई सारी प्रॉपर्टी होती है जिसको कि हम जान पाते हैं। भाई पानी के मॉलिक्यूल की आपको स्टडी करनी है तो कैसे करोगे? उसके लिए हमने कुछ तरीके डेवलप किए हैं। पिछले 100 सालों में हमने कुछ ऐसे तरीके डेवलप किए हैं जिससे हम लिक्विड के अंदर के गुणों को जान सकते हैं। कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इन मेथड को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कहते हैं। स्पेक्ट्रम की स्टडी करके उनमें कितना तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। उसमें एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है, उसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है। तो सब स्पेक्ट्रम होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे और डिटेल में स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के बारे में अपने सिलेबस के एक हिस्से में। तो ये जो स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, तो कई बार इन स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने में और इन स्पेक्ट्रम का मतलब समझने में ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो परिभाषा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो प्रॉपर्टी है, इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। तो अगर हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें क्यों पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने का एक कारण ये है कि आने वाले समय में जब आप और अच्छी वैज्ञानिक तकनीकों को समझेंगे, जिन वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता से आप अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर पाते हैं, तो उसमें ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट आपकी बड़ी सहायता करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगला जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ मैं, हर क्लास पर आप टॉपिक वाइज इन चीज़ों को देखते रहिएगा। चलिए प्यारो, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।